हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि पाचन तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से अंग काम आते हैं उन्हें देख लिया था। और पाचन तंत्र के 4 चरण होते थे। सबसे पहले अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण और मल त्याग। ये 4 चरण पाचन की क्रिया में होते थे। इनको कल हमने समझा था और इसकी आगे देखा था, दांतों वाला चैप्टर था वह भी हमने कर लिया था। दांत वाला चैप्टर भी कर लिया था। इसके अंग हमें पढ़ना था, तो इसके अंग देखेंगे लार ग्रंथियां। क्या होती हैं लार ग्रंथियां? वे एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं जो मुख गुहा में लार उत्पन्न करती हैं। लार ग्रंथियां क्या हैं? जो लार का उत्पादन करती हैं। लार ग्रंथियां हैं जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं जो मुख गुहा में लार उत्पन्न करती हैं। लार ग्रंथियां कहलाती हैं। एमाइलेज नामक एक एंजाइम का स्त्राव करते हैं लार ग्रंथियां, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने में मदद करती हैं। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का मदद करती कौन? एमाइलेज ग्रंथि। एमाइलेज है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंटीसेप्टिक पाया जाता है। लार में जो लाइसोजाइम एंटीसेप्टिक पाया जाता है, जो एनिमल में ज़्यादातर पाया जाता है। यह आपने देखा होगा कि जो गाय होती है वह अपने बछड़े को चाटती है, क्योंकि लार में एंटीसेप्टिक पाया जाता है जो दवाई के रूप में कार्य करता है। लार में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। हमारी जो लार है इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उपकरण ग्रंथि। उपकरण ग्रंथि है जो लार की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। फिर सबमेडिब्यूलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि है जो सबसे छोटी। सबसे बड़ी ग्रंथि है उपकरण ग्रंथि और सबसे छोटी है जो सबलिंगुअल ग्रंथि। अब मुखगुहा में क्या आता है? हमारी मुखगुहा में अब आता है जीभ। दांत को हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं जीभ है जो, इसका क्या काम है? जीभ का काम है खाने में लार को मिलाना। जीभ है जो हम जो भोजन करते हैं उसमें लार को मिलाना ही जीभ का कार्य होता है। और दूसरा कार्य क्या है? बोलने में सहायक। बोलने में मदद करती है जीभ हमारी बोलने में। जो हम बोल किसके कारण पा रहे हैं? जीभ के कारण ही हम बोल पाते हैं। और स्वाद के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो जीभ का क्या क्या कार्य हो गए? खाने में लार को मिलाना, बोलने में सहायक और स्वाद के लिए जीभ उपयोगी है। अब हम बात करते हैं फेरियंस और लेरियंस की। तो ये क्या है फेरियंस और लेरियंस? इनको समझते हैं। हमारे मुंह में 2 प्रकार की नली होती हैं, एक विंड नली और एक फूड नली। फूड नली जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। तो विंड नली और ग्रास नली है जो जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान यानी जिस स्थान पर ये काटती हैं एक दूसरे को, तो उस स्थान को फेरियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरियंस। जहाँ पर विंड पाइप और ग्रास नली एक दूसरे से मिलती हैं उसे फेरियंस कहते हैं। और जो विंड पाइप का ऊपरी भाग है जो लेरियंस कहलाता है। जहाँ से विंड पाइप यानी फेरियंस के नीचे वाला हिस्सा है जो विंड पाइप का ऊपरी भाग लेरियंस कहलाता है। तो ग्रास नली क्या है? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। हमारे शरीर में जो ग्रास नली है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि ग्रास नली है जो हमारी ग्रास नली है, इसका क्या काम है? हमारे मुंह से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली में है जो फेरियंस को आमाशय तक, फेरियंस और आमाशय को जोड़ने में कार्य करती है ग्रास नली। और यह पेरिस्टालसिस की प्रक्रिया का उपयोग करके भोजन को आगे बढ़ाती है। पेरिस्टालसिस की प्रक्रिया, इसी के कारण है जो भोजन हमारा आमाशय से बाहर नहीं निकलता है। पेरिस्टालसिस की प्रक्रिया के कारण। अब देख लेते हैं आमाशय है जो, इसकी आकार कैसा होता है आमाशय का? आमाशय की शेप है जो जे आकार की होती है। जे प्रकार से आमाशय की शेप होती है। और इसकी स्टोरेज 6 लीटर की इसकी स्टोरेज होती है आमाशय की। आमाशय से जो HCl अम्ल निकलता है इसका pH मान 1.5 से 3.5 होता है। HCl का pH मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है। आमाशय में 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन एंजाइम है जो दूध को दही में बदलता है। ये आमाशय के काम हो गए। आमाशय में एक
अब आप कहेंगे कि जो HCl है, HCl कैसा होता है? ये तो बहुत ही खतरनाक होता है HCl से हमारा आमाशय डैमेज क्यों नहीं होता है? तो HCl हम आमाशय में जो श्लेष्म कोट की मोटी और अत्यधिक क्षारीय बलगम का उत्पादन करके अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है। HCl कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक क्षारीय बलगम यानी श्लेष्म कोट की मोटी क्षारीय बलगम उत्पन्न होती है आमाशय में, जो इस एसिड से रक्षा करती है। अग्नाशय देख लें तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसका pH मान 7.5 से 8.2 होता है। अग्नाशय का pH मान कितना होता है? अग्नाशयी रस का 7.5 से 8.2। और अग्नाशय है जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन अग्नाशय में होता है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य हैं, एक एक्सोक्राइन फंक्शन और अंतःस्रावी फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? जो पाचन को मदद करता है, पाचन में मदद करता है, यह एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। और अंतःस्रावी फंक्शन जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है भाई, अंतःस्रावी फंक्शन कहलाता है। हमारा जो खाना है कार्बोहाइड्रेट, बस सबसे पहले किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कौन बदलता है? इंसुलिन। अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन के रूप में ही हमारा भोजन स्टोरेज रहता है, स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने का काम किसका होता है? इंसुलिन। और जब यह इंसुलिन की मात्रा कम हो यानी ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है, यानी शुगर की बीमारी हो जाती है जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब। पैनक्रिएटिव एमाइलेज, पैनक्रिएटिव एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को पैनक्रिएटिव एमाइलेज पचाता है। पैनक्रिएटिव लाइपेज वसा को पचाता है। फैट को कौन पचाता है? पैनक्रिएटिव लाइपेज। और ट्रेप्सिन को प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रेप्सिन। फिर काइमोट्रेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। वसा को कौन पचाता है? पैनक्रिएटिव लाइपेज। और पैनक्रिएटिव एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और प्रोटीन को ट्रेप्सिन। अब हम देखेंगे लीवर यानी यकृत। लीवर क्या है? यकृत से हमें पित्तरस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है? पित्तरस। पित्तरस जिसका pH मान कैसा होता है? 7.5 से 8.0 यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस का pH मान 7.5 से 8 पॉइंट होता है, 8.0 होता है। और यकृत है जो वसा का पाचन करता है। यकृत में है जो फैट का पाचन होता है। यकृत से एंजाइम का उत्पादन नहीं होता है, यकृत से एंजाइम का उत्पादन नहीं होता है, इसमें केवल फैट का पाचन होता है। पित्तरस का रंग बिलिरुबिन के कारण पीला है, जो पित्तरस का बिलिरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। और हरा रंग है जो बिलीवर्डन, बिलीवर्डन के कारण इसका हरा रंग होता है। क्या हम बिना जिगर के रह सकते हैं? ये क्वेश्चन बताइए, क्या हम बिना जिगर के रह सकते हैं? तो हालांकि हम पूरी तरह से जिगर के बिना नहीं रह सकते, यानी हम पूरी तरह से लीवर यानी यकृत के बिना नहीं रह सकते, किंतु इसके एक भाग के साथ भी जी सकते हैं। बहुत से लोग अपने जिगर के आधे से कम हिस्से के साथ अच्छी तरह से कम काम करते हैं। आपका जिगर महीनों भीतर वापस पूर्ण आकार में बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें है जो रीजनरेशन की प्रक्रिया चलती है। यकृत में है जो रीजनरेशन प्रक्रिया होती है, यानी एक बार खत्म भी हो जाए, कट भी जाए, कुछ भी हो जाए एक बार, तो भाई पुनः कुछ दिनों बाद पुनः उतनी ही बराबर हो जाता है, यानी रीजनरेशन की प्रोसेस इसमें होती है। पित्ताशय है जो, पित्ताशय यकृत का ही एक भाग होता है, इसमें भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। इसे काट दिया जाता है तो फैट वाला खाना न खाने की सलाह दी जाती है। जब यदि पित्ताशय का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर लोग इसे काट देते हैं, तो आपको जिसमें फैट वाला खाना होता है, वसा वाला खाना है, उसको ना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पित्ताशय में ही फैट का पाचन होता है। पित्ताशय की थैली है जो पित्त को संग्रहित करती है, जो यकृत पैदा करता है। यह पाचन प्रक्रिया में सहायता के लिए पित्त को छोटी आंत में छोड़ता है, पित्त को छोटी आंत में छोड़ता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है पित्ताशय। अब हम देख लेते हैं आंत हैं जो, आंत के प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की हमारे शरीर में पाई जाती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत है जो, इसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर,
6 से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। और बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की 1-1.5 मीटर होती है, लगभग 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है। और छोटी आंत की है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की चौड़ाई बहुत कम होती है और बड़ी आंत की चौड़ाई है जो अधिक होती है, इसीलिए इसे बड़ी आंत बोलते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और छोटी आंत की चौड़ाई कम लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है, 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई और बड़ी आंत की लगभग 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और 90 से 95% भोजन छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी है जो 5% भोजन बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित होता है। अब देखते हैं अवशोषण है जो, यानी छोटी आंत में किस किस चीज़ का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में किस चीज़ का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण, खनिज हैं जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का अवशोषण बड़ी आंत में होगा। और ड्रग्स यानी जो मेडिसिन दवाएं रहती हैं इनका भी अवशोषण बड़ी आंत में होता है। विटामिन के का और फॉर्मेंटेड कार्ब्स जैसे जलेबी, डोसा, इन सब का बड़ी आंत में अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत में केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है। और बड़ी आंत में है जो पानी, खनिज यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका बड़ी आंत में अवशोषण होता है। अब देख लेते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के 3 खंड हैं। छोटी आंत है जो, इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी है जो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग। ग्रहणी है जो छोटी आंत का सबसे छोटा वाला भाग है और यह सबसे ऊपरी भाग भी है। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। और पित्तवाहिका और अग्नाशय वाहिनी छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ी हैं। पित्तवाहिका और अग्नाशय की वाहिनी है जो, दोनों हैं जो छोटी आंत से जुड़ी होती, छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग से जुड़ी होती है। छोटी आंत के संकुचन भोजन की गति में मदद करते हैं। छोटी आंत के जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम वाले भाग हैं जो बिली के माध्यम से रक्त में भोजन के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो छोटी आंत की आंतरिक वाली भाग में बिली के रूप में संरचना बनी होती है जिसमें भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत अब देख लेते हैं। बड़ी आंत है जो, बड़ी आंत की अलग अलग हिस्से होते हैं। बड़ी आंत के सीकम, कोलम और रेक्टम, मुख्य रूप से 3 हिस्से, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, और लास्ट वाला एनस होता है और इसमें एक अपेंडिक्स भी होता है। बड़ी आंत का ही हिस्सा है अपेंडिक्स। आपने देखा हो तो अपेंडिक्स का क्या कार्य है? हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स का मुख्य रूप से कार्य क्या है? सेल्यूलोज का पाचन करना। सेल्यूलोज का पाचन करना अपेंडिक्स का काम होता है। और हमारे शरीर में सेल्यूलोज हम यानी खाते नहीं है उसको, उसका पाचन नहीं होता। सेल्यूलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, इसलिए अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। जो एनिमल यानी जानवर होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं, तो घास में सेल्यूलोज है जो घास को पचाता है। तो एनिमल्स की अपेंडिक्स वाली नस बहुत बड़ी होती है। और जब हम यह ज़्यादातर सेल्यूलोज वाला खाना खाते हैं तो यह अपेंडिक्स की नस बढ़ जाती है और जो हमें दर्द करने लगती है। इसीलिए कुछ लोगों का इसका ऑपरेशन भी होता है अपेंडिक्स, और इसे काट दी जाती है और अलग कर दी जाती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इलियम है जो, इलियम क्या है? यह छोटी आंत का हिस्सा है, लास्ट वाला हिस्सा है इलियम छोटी आंत का। तो इलियम है जो दोनों आंतों को जोड़ता है, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत को दोनों को जोड़ता है इलियम। रेक्टम है जो बड़ी आंत का हिस्सा है। रेक्टम जो लास्ट वाला हिस्सा है, रेक्टम ठोस अपशिष्ट का निर्माण और भंडारण करता है। जो ठोस अपशिष्ट है जो हमारा भोजन है उसका पाचन, भोजन का पूरी रूप से जब पाचन हो जाता है तो वह ठोस अपशिष्ट बचता है, उसका भंडारण रेक्टम में होता है। बड़ी आंत की रेक्टम वाले भाग में उसका भंडारण किया जाता है और यह अपशिष्ट निष्कासन का मुख्य भाग होता है। और इसकी आगे है जो एनस द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। मल द्वार बोलते हैं। मल द्वार है जो ठोस अपशिष्ट का बाहर निकालना, एनस द्वारा ठोस अपशिष्ट का बाहर निकालना मल द्वार कहलाता है। और इस तरह से पूरी पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती है। तो आज यह पाचन तंत्र है जो डाइजेशन सिस्टम हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र।